वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन आगे के, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन है। 200 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 201 से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई साइकिल सवार जब किसी मोड़ पर जाता है तो वह किस तरफ झुक जाता है? बाहर की तरफ झुकता है, अंदर की तरफ झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल भी नहीं झुकता है? देखिए क्या होता है, अगर आप देखो मोड़ की बात की जा रही है, यहाँ से आ रहा है साइकिल सवार, इस तरह से उसको मिला मोड़। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये वाली जो मोड़ है, ये मोड़, ये एक सर्कल का पार्ट है, ये वाला पूरा। ठीक है ना, ये एक सर्कल का पार्ट है जिसका केंद्र इस तरफ होगा। अब देखो केंद्र से अगर साइकिल सवार आ रहा है, आप इमेजिन कीजिए इस तरह से कोई वृत्त है और यहाँ पर आपने किसी चीज को आते हुए देखा। ठीक है, और अगर गतिमान होता है, अगर वृत्ति गति तब होती है जबकि गति के लंबवत कोई बल लग रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसे वृत्ति गति चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे गति के लंबवत कोई ना कोई बल लगाना होगा। ठीक है, तभी वृत्ति गति हो सकती है। अगर कोई कण इस तरह से आ रहा है और निरंतर इस तरह से गति करता रहे, तो इसके लिए जरूरत है कि जो एक बल होता है इसके स्पर्श रेखी दिशा में, मतलब गति के लंबवत कार्य करता रहे, तभी वो वृत्ति गति कर सकता है, आसानी से मुड़ सकता है, वरना नहीं मुड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक लंबवत बल बढ़ाने के लिए, जिससे कि उसे एक लंबवत बल मिल सके जो कि उसकी गति की लंबवत दिशा में वर्क करे, इसके लिए उसे झुकना होता है। अब वो झुकेगा किस तरफ? देखिए क्या होता है, अगर ये केंद्र है तो एक बल बाहर की ओर लगता है जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्री बल, और एक बल लगता है त्रिज्या की ओर जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है ना, अभिकेंद्री बल। अब चूंकि ये बाहर से जा रहा है तो इसका अपकेंद्री बल जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, अपकेंद्री बल बहुत ज्यादा है। इस अपकेंद्री बल को संतुलित करने के लिए, क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए कि झुकना पड़ता है। झुकता किस तरफ है? ये झुकता है अंदर की तरफ, मतलब त्रिज्या की तरफ झुकता है ये, तो अंदर की ओर झुकना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, एक भी रबड़ का गद्दा है, ठीक है ना, आप इस पर बैठते हो या आप इस पर लेटते हो, आपसे बोला गया है, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या मतलब, आप जब गद्दे पर बैठोगे तो गद्दा कुछ दब जाएगा इस तरह से, लेटोगे तो भी कुछ दब जाएगा इस तरह से, पर वो पूछ रहा है आकार तो बदल गया, जो ऐसा था अब ये ऐसा हो गया, आप बैठे हो इस जगह पर, आप बैठ गए हो तो आकार बदल गया, लेकिन उसकी ऊर्जा क्या बदलती है? और अगर ऊर्जा बदलती है तो कौन सी बदलती है, नहीं बदलती तो कौन सी नहीं बदलती? ठीक है, आपसे ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, इस गद्दे की गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा केवल तभी होती है जब पिंड गति हो, गतिमान अवस्था में, जब पिंड में गति हो तभी होता है गतिज अवस्था। तो यहाँ पर गतिमान तो है नहीं, तो गतिज अवस्था नहीं होगी। विखंडनीय ऊर्जा, क्या आप यहाँ से कोई परमाणु या अणु या न्यूट्रॉन तोड़ रहे हो? नहीं, तो विखंडनीय ऊर्जा भी नहीं। संचित ऊर्जा, नहीं, बिल्कुल नहीं, संचित ऊर्जा जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा होती है, जब गद्दा रखा हुआ था, रखा हुआ है वही स्थिति, और अब भी गद्दा रखा हुआ है ही है, मतलब जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसकी स्थिति नहीं बदली। अगर आपने स्थिति नहीं बदली तो स्थितिज स्थितिज ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, एम जी एच। एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है। ठीक है, आप ऊपर नीचे कहीं नहीं लेके गए, गद्दा उसी जगह पर रखा है, इसलिए एच बी कांस्टेंट। तो जो पीई होता है वह नहीं बदलती, और इसमें पीई ही रहेगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? जीरो होगी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता? मतलब यहाँ पर द्रव्य से मतलब है पदार्थ का, है ना। पदार्थ को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो, उसका केवल रूप परिवर्तन कर सकते हो। ये कौन से नियम का कहलाता है? ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। कितना पानी हटा? अब तक आपने क्वेश्चन पढ़े थे कि कोई भी नाव को तैरने के लिए उसे कितना पानी हटाना चाहिए तो नाव तैरती रहेगी। यहाँ पर आपसे पूछा कि डूब जाए, अगर डूब जाएगी
तो कैसे डूबेगी? जब वह कितना पानी हटाए, आपसे ये पूछा है। आयतन के बराबर पानी हटाने पर डूबेगी, पृष्ठ भार के बराबर पानी हटाने पर डूबेगी, घनत्व के बराबर या भार के बराबर। सही आंसर है आयतन के बराबर। अगर वो अपने आयतन के बराबर पानी हटा देगी तो वस्तु डूब जाएगी। और कब नहीं डूबेगी? जब वह अपने भार के बराबर, देखो यहाँ पर आपको लिखना है डूब जाएगी। कब डूब जाएगी? जब आयतन के बराबर हटाती है, आयतन के बराबर हटाए तब वो डूब जाएगी। ठीक है ना? और कब नहीं डूबेगी, मतलब तैरती रहेगी, ऐसी कंडीशन कौन सी है? नहीं डूबेगी की जब भार के बराबर हटाए, है ना? भार के बराबर हटाए तो नहीं डूबेगी। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। द्रव में डूबा है ना कोई ठोस, तो उसमें उछाल मतलब प्लवन बल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उछाल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है किस चीज की? प्लवन बल या उत्प्लावन बल की बात की जा रही है। उत्प्लावन बल क्या होता है? सतह के अणु ऊपर की ओर, बर्फ में जो सॉरी लिक्विड में जो सतह के अणु होते हैं वह ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं, इसे बोलते हैं हम प्लावन बल। ठीक है ना? आपसे पूछा गया है कि उछाल की मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, ठोस के भार पर निर्भर करती है, या फिर ठोस के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। बिल्कुल सही। आप जितना ज्यादा द्रव हटाओगे, जैसे ये है, ठीक है, आपने इतनी सी वस्तु इसमें डाली तो आप इतना द्रव हटा रहे हो, तो इतना ही इतने अणु ही बल लगाएंगे ना। वहीं अगर आप कोई इतनी बड़ी जगह हटा रहे हो, ठीक है, इतने बड़े पानी को, इतने बड़े एरिया में रह रहे पानी को हटा रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी अणु हैं वो लगाएंगे उत्प्लावन बल। ठीक है, क्योंकि उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है, तो इसका नीचे वाला जो सरफेस एरिया है जो टच कर रहा है जल को, वो जितना बड़ा होगा प्लावन बल उतना ही ज्यादा होगा। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, इतने द्रव को हटा रहा है यहाँ पर ये इतने द्रव को हटा रहा है इसलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आपने देखा होगा लैंप है, इस तरह से होता है, यहाँ पर एक रुई की बत्ती लगा दी जाती है और तेल भर दिया जाता है ना। दिए को आप ले सकते हो, दिया है उसमें एक रुई लगा देते हैं, और आप जैसे ही दिए की बाती को तेल में लगाओगे, तेल धीरे 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 पूरी बाती में फैल जाता है, ऊपर तक आ जाता है। तो ऐसा किस कारण से होता है? तेल बहुत हल्का है इस वजह से होता है, कैपिलरी क्रिया की वजह से, सतह तनाव घटने के कारण, या तेल वाष्पशील होता है? बिल्कुल, अगर वाष्पशील होता तो उड़ जाता, तो ये तो होगा नहीं। सतह तनाव घटेगा क्या? सतह तनाव तब घटता है जब हम उसमें कोई अशुद्धि मिलाएं या उसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसका, तब हटता है। हमने यहाँ पर ना तो अशुद्धि मिलाई है और ना ही टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। तेल बहुत हल्का है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तेल ही बस नहीं चढ़ता है, और भी होता है। अगर आप पानी में डुबोगे तो पानी भी चढ़ जाएगा, क्या रीजन है? तो ये भी नहीं है। क्या है? कैपिलरी क्रिया, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है ना? आप जैसे रुई में देखोगे तो रुई में छोटी छोटी नलियां होती हैं ना, बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पानी चढ़ेगा या कोई भी लिक्विड चढ़ता है तो वो ऊपर तक चढ़ता जाता है इस तरह से। ये और ऊपर चढ़ जाएगा, ये और ऊपर इस तरह से चढ़ता जाता है। और ये क्यों चढ़ता है? एक कैपिलरी क्रिया तो है, लेकिन दूसरी रीजन होता है असंजक बल, है ना। असंजक बल ज्यादा होता है, किससे? ससंजक बल से, है ना, ये चीज ससंजक बल से। अब असंजक बल क्या होता है? जो बल असमान अणुओं के मध्य लगता है, असमान अणु के मध्य लगता है ना। और ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल होता है समान अणुओं के मध्य। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ससंजक बल। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है बोर्ड पर हम चौक से लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर असंजक बल ज्यादा है इस वजह से। और ससंजक बल का मतलब क्या होता है? पारा, पारा कांच को अगर आप देखो तो कांच को गीला नहीं करता। क्या नहीं करता? कांच को गीला नहीं करता है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? रुई, सुई
सुई पानी के ऊपर क्यों तैरती रहती है? उसके पृष्ठ तनाव के कारण, आसंजक, सचंजक या फिर केशिकत्व के कारण? नहीं। र- सुई में किसी तरह का कोई छेद नहीं होता है, कोई नली नहीं होती है जिससे केशिकत्व, तो कोई रीजन नहीं है। ठीक है ना। अगर ससंजक बल होता, ऐसा भी नहीं है। असंजक बल बिल्कुल नहीं, अगर असंजक बल होगा तब तो डूब ही जानी चाहिए, तो असंजक भी नहीं है। क्या है? पृष्ठ तनाव। जो जल का पृष्ठ तनाव होता है, वो सुई के भार द्वारा, जो सुई के द्वारा पानी में डूबने के लिए बल लगाया जा रहा है, उसके भार के द्वारा, तो उससे ज्यादा होता है। तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण जो वाटर होता है उसमें सुई डूबती नहीं है। ओके। पृष्ठ तनाव क्या होता है हम ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है। पृष्ठ तनाव में कैसा होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव। इस तरह से होता है। यहाँ पर वाटर के बहुत सारे अणु हैं। ठीक है ना। ये सतही अणु हैं। ये वाले सतह के अणु हैं। वहीं अगर आप बात करो तो बीच में भी अणु होंगे। ठीक है। ये बीच वाले अणु हैं। अब देखो, बीच में जो अणु होते हैं उन पर देखो क्या होता है। जो भी वाटर का अणु होता है उस पर अपने बगल वाले अणुओं के द्वारा बल लगाया जाता है, जैसे इस तरह से, है ना। अब जो ये वाला है, ये वाला अणु उदाहरण के तौर पर अगर लें तो इसके द्वारा इस पर बल लगाया गया, इधर से इस पर लगाया गया। इसके नीचे भी होगा अणु, उससे लगाया जा रहा है, और इधर ऊपर है, से भी लगाया जा रहा है। और सेम चीज इस अणु के द्वारा भी ऊपर बल लगाया जाता है। ठीक है। तो अब देखो, इसने इन दोनों बल ने एक दूसरे को कांस्टेंट कर दिया, खत्म कर दिया। इन दोनों बल ने इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया। लेकिन अगर हम सतही अणुओं की बात करते हैं तो सतही अणुओं में क्या होता है? ये बगल वाला तो इस पर बल लगा रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। लेकिन नीचे वाला जो बल लगा रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा। तो ये वाला जो बल है, जो नीचे वाले अणु के द्वारा लगाया जाता है सतही अणु पर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर कोई बल मौजूद नहीं होता है, जिस वजह से ये बल ऊपर की तरफ इस तरह से वर्क करता है। तो सतह के अणु ऊपर एक पृष्ठ तनाव की कंडीशन शो करने लगते हैं। ठीक है ना। इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? घर्षण? नहीं। पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, श्यानता? पृष्ठ तनाव। देखो, पृष्ठ तनाव का मतलब ये होता है कि जो जल की बूंद है ना, वो छोटे से छोटा आकार लेना चाहेगी। जल की बूंद कभी इतना बड़ा आकार नहीं लेना चाहिए। जल की बूंद चाहेगी वो जितनी ज्यादा छोटी हो सके, इतनी या इतनी या इससे भी छोटी हो सके, क्योंकि जितनी ज्यादा छोटी होगी उसका पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हो? तो छोटी होने के चक्कर में जो ब्रुश इस तरह से फैला रहता है, जल की बूंदें इनमें आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं, इस तरह से, क्योंकि जल की बूंदें कम से कम स्थान घेरना चाहती हैं, पृष्ठ तनाव कम से कम करना चाहती हैं, जिस वजह से जो ब्रश होता है वो चिपक जाता है इस तरह से। समझ रहे हो? तो पृष्ठ तनाव है इसका रीजन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पृष्ठ तनाव में क्या होता है? कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, है ना। पृष्ठ तनाव मतलब जिस, अगर आप बात करो, जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव समानुपाती होता है किस चीज के? पृष्ठीय व्युत्क्रमानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। मतलब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो पृष्ठ तनाव कम होगा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण? ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया कि जो द्रव की बूंद है वो कम से कम स्थान घेरना चाहती है, पृष्ठ तनाव कम से कम करना चाहती है, और इसका रीजन क्या है? पृष्ठ तनाव, है ना। गोल इसलिए होती है। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, आपने लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया, तो लोलक के झूलने का समय मतलब आवर्तकाल। अब देखो, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। जी क्या होता है? जी होता है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और एल क्या होती है? लोलक की लंबाई। लोलक की लंबाई, ठीक है ना, ये होती है। अब 2 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एल के, लोलक की लंबाई के। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? लंबाई को 4 गुना कर दिया, मतलब एल से क्या कर दिया? 4L कर दिया। एल डैश जो है नया 4L है। अब टी के समानुपाती किसके हो जाएगा? 4L के। यहाँ से निकालोगे अगर तो क्या बनेगा? 2 अंडर रूट एल, मतलब टी डैश समानु इक्वल टू हो जाएगा 2T, मतलब दुगना हो गया आवर्तकाल। तो क्या होगा सही आंसर? 2 गुना हो जाता है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण या अपोहन, इनमें से क्या है सही आंसर है अपोहन। देखिए वॉशिंग मशीन इस तरह की होती है, यहाँ पर मोटर लगी होती है, आप कपड़े डालते हो तो मोटर बहुत तेजी से घूमती है, बहुत ज्यादा तेजी से, और एक अपकेंद्री बल पैदा करती है जो कि कपड़े के मैल को दूर दूर फेंकता है, इस तरह से दूर फेंकता है। और केंद्र से दूर, अगर कोई बल केंद्र से दूर लग रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल। ठीक है ना, अपकेंद्री बल बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? देखो भार के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले भार इक्वल टू होता है एम जी, ठीक है। अब आप लिफ्ट की बात कर रहे हो, ये तो स्वतंत्र रूप से है, अगर कोई वस्तु है उसका भार इतना है। लेकिन अगर आप लिफ्ट की बात कर रहे हो तो लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट की स्वयं की भी तो कोई गति होती है, स्वयं की भी गति होती है ना, लिफ्ट की होती है कि नहीं? अगर हम मान लें अगर उसकी खुद की गति है, उसका वेग वेग है, तो वेग है तो त्वरण भी होगा, त्वरण अगर हम ए मान लेते हैं तो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल लिफ्ट के अंदर भार होगा वो होगा एम इंटू जी प्लस माइनस ए, ये डिपेंड करता है, ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखिए भार ज्यादा कब होगा, जब यहाँ पर प्लस होगा। अगर ज्यादा भार आपको महसूस हो रहा है तो इसका मतलब W इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। और अगर कम भार आपको महसूस हो रहा है तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए की कंडीशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैसा भार, प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है, मतलब कम महसूस हो रहा है, यहाँ पर कम महसूस होता है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं लेनी, आपको कंडीशन लेनी है ये वाली। अब अगर ये वाली आप कंडीशन ले रहे हो, ठीक है, तो देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है जी क्या बोलते हैं, भार की अगर हम बात करें ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। सतह पर भार जो जी का मान होता है वो एक्चुअल होता है सतह पर, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कम महसूस हो रहा, कम महसूस होने का मतलब है कि जी कुछ ना कुछ वैल्यू है जी की। अब जी की वैल्यू नीचे की तरफ अगर आओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जी की वैल्यू कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर कम हो जाएगी जी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए त्वरण से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, अगर ए त्वरण से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो एम जी माइनस ए, नीचे की तरफ आ रही है तो आपको माइनस लेना है, ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको प्लस लेना है। अब अगर कम भार महसूस हो रहा है मतलब यहाँ पर माइनस लिया, माइनस लिया मतलब नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, समान गति से जैसे समान त्वरण के साथ नीचे आ रही है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत का पालन करता है? पास्कल का, आर्किमिडीज का, गुरुत्वाकर्षण का, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? जब बर्फ पिघल रही है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या रहेगा, ये क्वेश्चन हम पिछली बार कर चुके हैं, रिपीट हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर, उतना ही रहेगा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, मोमबत्ती की ज्वाला ये है, भारहीनता की स्थिति है, और ये है मोमबत्ती की ज्वाला। आपसे पूछा गया है इस पर क्या असर होगा अगर भारहीनता की स्थिति हो? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वही रहेगी, है ना, ज्वाला पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि भारहीनता की स्थिति है, जी यहाँ पर कुछ है ही नहीं ना, है तो इस पर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ किसी तरह का कोई भी इस पर त्वरण काम नहीं कर रहा, इसलिए वही रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर होती है? अब देखो यहाँ पर आपसे बोला गया न्यूटन और मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन किस चीज की होती है, फोर्स की होती है, और मीटर किस चीज की होती है, बताइए, मीटर होती है लेंथ की, लेंथ की होती है।
अब इनमें देखो कौन सी होता है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी यहाँ पे हुआ। अगर हम देखें तो एफ मतलब बल गुणे विस्थापन, है ना, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन किसका होता है? ऊर्जा, कार्य का, है ना। तो कार्य की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, भार घट जाएगा, भार बढ़ जाएगा, या ऊर्जा कम हो जाएगी। देखिए आप गर्म कर रहे हो तो ऊर्जा कम तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो ले रहे हैं तो लेंगे ऊर्जा। ठीक है, भार बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। भार घट जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या है सही आंसर? भार तो उतना ही रहेगा ना जितना है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है चाल बढ़ जाएगी, बिल्कुल जितना ज्यादा आप गर्म करोगे उतनी ज्यादा चाल बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक आपसे पूछ, देखो एक होता है टेम्परेचर, ठीक है ना, और एक होती है हीट। ठीक है, ये होता है ताप और ये होती है ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए ताप के मात्रा की अगर आप बात करो तो डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, इसके अलावा केल्विन होता है। और अगर आप हीट की बात करो, ऊष्मा की, तो जूल होता है ना, कैलोरी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें आप ले सकते हो। अब यहाँ पर आपसे पूछा है ऊष्मा की मात्रा नहीं, कैलोरी ऊष्मा की मात्रा है, बिल्कुल सही। जूल ऊष्मा की मात्रा है, बिल्कुल। और किलो कैलोरी भी तो ऊष्मा की मात्रा है, बिल्कुल। तो सही आंसर क्या हो? डिग्री सेल्सियस। जो डिग्री सेल्सियस है ये किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है? जल बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरा, मान लीजिए कोई झरना है, ठीक है, यहाँ से गिरा, ये है झरना। अब कोई जल नदी है, नदी बह रही है और नदी बहते बहते आ गई, ठीक है, ये नदी बहते बहते नीचे गिरी। वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर अगर ऊर्जा ई थी तो यहाँ पर ऊर्जा ई डैश क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है ऊंचाई पर गिरने से ताप क्या होगा, सॉरी ऊर्जा तो वही रहेगी। आपसे पूछा है ताप क्या होगा, टी, और फिर आपसे पूछा है कि टी डैश क्या होगा ताप। देखिए जब जल इस स्थिति में था, गतिज स्थिति में था, तब इसमें एक ऊर्जा थी जिसे हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा थी, कौन सी कंडीशन में? इस वाली कंडीशन में गतिज ऊर्जा थी। लेकिन जब जल यहाँ पर आया तो ये ठहर गया, ठहरने की वजह से एकत्रित हुआ, और एकत्रित होने की वजह से ये वाली जो ऊर्जा है, ये वाली कौन सी ऊर्जा? ये वाली है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, या हम बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हुआ। अब देखो ताप की अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर घर्षण होता है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो घर्षण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? अधिक समय कहाँ लगेगा चावल को पकाने में? समुद्र तट पर, यहाँ है समुद्र, शिमला या समुद्र की गहराई में, ये है तट, है ना, तट बना दिया है, ये है गहराई। ठीक है, यहाँ है शिमला, ठीक है, और ये है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब बताइए, ये है गहराई आपकी। देखिए क्या होता है, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु दाब कैसा हो जाएगा? वायु दाब कम होता जाता है। ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है निरंतर। ठीक है, वायु दाब कम होने से क्या होता है? जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक, वो कम हो जाता है। क्वथनांक कम हो गया, अगर क्वथनांक कम हो गया तो आपके कुकर में जो प्रेशर है वो बन ही नहीं पा रहा है, मतलब उसे टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जा रहे हो, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जितने ज्यादा आप जाओगे, पानी गर्म उतनी देर से होगा, है ना, प्रेशर उतनी देर से बनेगा, तो खाना भी देर से पकेगा। समझ रहे हो? जितनी ज्यादा ऊंचाई पर पानी गर्म भी देर से होगा, क्योंकि उसका क्वथनांक कम हो गया। अब और भी ज्यादा टेम्परेचर पर आपको जाना पड़ रहा है ना, तो क्वथनांक कम हो जाएगा वहां का। ठीक है, सॉरी, हाँ, अब क्वथनांक कम हो गया। दूसरी चीज, अब क्या हो जाएगा आंसर इसका?
इसका आंसर हो गया माउंट एवरेस्ट पर, है ना। क्वथनांक कम होने से प्रेशर नहीं बन पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है। ताप, देखो ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों चीजें संतुलन में है। एक तरफ बर्फ भी है, बर्फ है संतुलन में, दूसरी तरफ पानी भी संतुलन में है, और फिर वाष्प भी संतुलन, ये तीनों चीजें संतुलन में। इसको क्या बोलोगे आप, त्रिक बिंदु, है ना, ये चीज याद रखनी है। त्रिक बिंदु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, अगर द्रव का वाष्पीकरण हो जाता है, मान लीजिए कोई वाटर है, ठीक है, वाटर का वेपोराइजेशन होगा, मतलब वेपर बन गई। अब